हेलो एवरीवन। आज मैं करुणा सिंह आप लोगों को फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क बताने वाली हूँ। बिस्मार्क की विदेश नीति। ऑटो वॉन बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन की नीति आप सभी जानते हैं कि बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति युद्ध की नीति थी। 1870 से पहले, जर्मनी के एकीकरण से पहले, बिस्मार्क की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण था। इसके लिए उसने ब्लड एवं आयरन की नीति अपनाई थी। लेकिन जैसे जैसे प्रशा का बाकी जर्मन राज्यों पर प्रभाव बढ़ा, फ्रांस से शत्रुता बढ़ती गई। 1866 में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध और 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। जर्मनी के एकीकरण के बाद यानी 1871 ईस्वी के बाद बिस्मार्क की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य यूरोप में जर्मनी की प्राधान्यता को बनाए रखना था। जर्मनी को संगठित और शक्तिशाली राज्य बनाने का उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था और अब जर्मनी सेचुरेटेड अर्थात तृप्त राष्ट्र था। अतः अब वह युद्ध की नीति को राष्ट्र के लिए हितकर नहीं मानता था। इसी कारण यूरोप में शांति बनाए रखना उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य बन गया था। इसके लिए उसने दो महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता था कि फ्रांस को अकेला मित्रविहीन कर दे और बाल्कन क्षेत्र में शांति बनाए रखे, अर्थात रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती कर ले और फ्रांस को अकेला कर दे। इसके लिए उसने अपने फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए थे। सबसे पहला जो कार्य था वो 3 एम्पायर्स लीग 1872-73 ईस्वी में हुआ था। ये एक संधि थी, अलायंस था जर्मनी, रसिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में। उसके बाद उसने ड्यूअल अलायंस बनाए थे 1879 में, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच हुए थे। ये एक गुप्त संधि थी। ट्रिपल अलायंस भी बनाया गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में। इसको भी गुप्त ही रखा गया था। के बाद री इंश्योरेंस ट्रीटी हुई थी 1887 में जर्मनी और रसिया के बीच में। तो बच्चों, बिस्मार्क के द्वारा की गई संधियाँ कौन कौन सी थी? 3 सम्राटों का संघ 1872-73, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में, ऑस्ट्रो जर्मन द्विगुट 1879 ईस्वी में, त्रिगुट संगठन का निर्माण 1882 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में, और पुनर्आश्वासन संधि 1887 रूस के साथ। तो बिस्मार्क के फॉरेन अलायंसेस में यानी कि उसकी विदेश नीति के अंदर जो संधियाँ हुई थी, उसमें जो पहला था 3 एम्पायर्स लीग 1872-73 में, उसको 1881 में फिर से नया बनाया गया था, फिर से नया किया गया था। ये जर्मनी, रसिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में था। इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य था, जो गोल था, कि फ्रांस को पूरे यूरोप में अकेला कर दिया जाए, मित्रविहीन कर दिया जाए, क्योंकि फ्रांस कभी भी अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला ले सकता था। उसका जो युद्ध के बाद एल्सस लॉरेन का जो प्रदेश जर्मनी ने हड़प लिया था, उसका वो बदला कभी भी जर्मनी के साथ ले सकता था। इसलिए जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, रूस के साथ उसकी दोस्ती पहले से ही थी, और इस तरह से उसने एक संघ बना लिया इन दोनों राजाओं के साथ। ये सब बिस्मार्क की कूटनीति का नतीजा था। आप यहाँ एक कार्टून देख रहे हैं जिसमें तीनों सम्राट हैं, जिसकी एक कठपुतली के रूप में तीनों हैं, जिनकी डोर बिस्मार्क के हाथों में है। उसके बाद ड्यूअल अलायंस बनाया गया था। बिस्मार्क की ये भी कूटनीति का नतीजा था। इसने जब रसिया का विदेश मंत्री गोर्चेकोव बना, तो वो जर्मन विरोधी था और फ्रांस का समर्थक था। उसकी कार्रवाइयों से बिस्मार्क काफ़ी डर गया और उसको विश्वास हो गया कि जर्मनी कभी रूस की सहायता पर आफत के दिनों में भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई।
ऑस्ट्रिया की दोस्ती का ही एक नतीजा था कि उसने ऑस्ट्रो जर्मन द्विगुट ड्यूअल अलायंस बनाया। यह एक प्रकार की रक्षात्मक संधि थी। बच्चों, इस संधि के जो मुख्य शर्तें थी, संधि की शर्तें थी, उनको गुप्त रखी गई थी और इनके द्वारा तय हुआ कि युद्ध छिड़ने की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे को अपनी पूरी शक्ति के साथ मदद करेंगे। यह बिस्मार्क की कूटनीति की एक महान सफलता थी। फ्रांस के भावी आक्रमण की स्थिति में उसे ऑस्ट्रिया के सहयोग और समर्थन का पूरा दृढ़ आधार मिल गया था और उसने फ्रांस के विरुद्ध एक शक्तिशाली गुट का निर्माण कर लिया था। उसके बाद उसने त्रिगुट संगठन का निर्माण किया। अब बिस्मार्क चाहता था कि इटली भी उसके साथ मिल जाए, लेकिन इटली पहले से ही ऑस्ट्रिया का विरोधी था। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच शत्रुता बहुत पहले से चली आ रही थी। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया और हंगरी ही बना था। इसलिए ये बहुत मुश्किल था कि इन तीनों का एक संघ बन जाए। फिर भी बिस्मार्क की कूटनीति का नतीजा था कि 1882 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच एक संधि हो गई और एक त्रिगुट का निर्माण हुआ। यह भी एक सुरक्षात्मक संधि थी। इससे जर्मनी को काफ़ी लाभ हुआ। उसके बाद आया पुनराश्वासन संधि। ये संधि भी बहुत ही गुपचुप तरीके से गुप्त संधि थी ये, और रसिया के साथ जर्मनी ने की थी। रसिया और जर्मनी इस संधि के द्वारा यह संधि एक तरह से रूस के विरुद्ध पड़ती थी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो संधि हुई थी, इसलिए रूस में बिस्मार्क की आलोचना होने लगी थी। इस वजह से बिस्मार्क की चिंता बढ़ने लगी। उसको इस बात का हमेशा चिंता रहता था कि अगर रूस नाराज़ हो गया तो जाके फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी के लिए कठिन परिस्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए बिस्मार्क की पूरी ऐसी नीति थी कि वो हमेशा रूस को अपने पक्ष में करके रखना चाहता था। इसलिए उसने 1887 में रूस के साथ एक संधि की, जिसे पुनराश्वासन संधि कहते हैं। इस संधि का मुख्य लक्ष्य यह था कि रूस फ्रांस के साथ किसी तरह का घनिष्ठ संबंध कायम नहीं कर सके और फ्रांस को मित्र विहीन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक माना जाता था। बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन 1890 में बिस्मार्क के त्यागपत्र देने के बाद, चांसलर के पद से त्यागपत्र देने के बाद, विलियम सेकेंड ने इस संधि को फिर से रिन्यू करने से इनकार कर दिया। बिस्मार्क की पद्धति की कुछ कमजोरियां भी थी। हालांकि 1890 ईस्वी में उसे पद त्याग करके चांसलर के पद से हट जाना पड़ा, लेकिन उसने जब तक वो चांसलर के पद पे रहा तो वो युद्ध को रोकने में पूरी तरह से सफल रहा था। उसकी सारी वो ऑस्ट्रिया, इटली और रूस तीनों के हित कई मामलों में टकराते थे। उनके बीच समन्वय बनाए रखना एक अत्यंत ही कठिन काम था। ऐसी पद्धति का संचालन केवल बिस्मार्क जैसा ही कूटनीतिज्ञ कर सकता था। उसके पद त्याग के बाद इस सारी पद्धति का अंत हो गया। इस पद्धति में उसके विदेश नीति में एक और भी दोष था, एक डिमेरिट थी कि इंग्लैंड के लिए उसने कोई स्थान नहीं रखा था। यह ठीक है कि उसके कार्यकाल में बिस्मार्क फ्रांस को यूरोपीय राजनीति से अलग थलग रखने तथा मित्र विहीन बनाने में सफल रहा, परंतु वह न तो उसे निर्बल बना सका, न उसके असंतोष को ही समाप्त कर सका। अतः बिस्मार्क के पद त्याग के बाद फ्रांस की कूटनीति सक्रिय हो उठी और केवल 4 वर्षों की अल्प अवधि में हुआ रूस के साथ एक मैत्री संधि 1894 ईस्वी में करने में सफल रहा। इस प्रकार जर्मनी के त्रिगुट के विरुद्ध फ्रांस का भी द्विगुट का निर्माण हो गया था। बाद में इसमें ब्रिटेन भी जुड़ गया, तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, ये तीनों का एक ट्रिपल एंटिटी तैयार हो गई थी। वास्तव में बिस्मार्क की गुटबंदी नीति के कारण ही जर्मनी के विरुद्ध ही दूसरा गुट बना और अंत में संपूर्ण यूरोप 2 सशस्त्र और शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया।
कुछ इतिहासकारों का मत है कि बिस्मार्क ने प्रतिद्वंदी गुटबंदी द्वारा यूरोप में विषम राजनीतिक वातावरण उत्पन्न किया, जिसके फलस्वरूप 1914 का प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसी दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए बिस्मार्क प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हो जाता है। बच्चों, आप ये लेक्चर ध्यान से देखना और समझना। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।